बीएससी पार्ट थर्ड। थर्ड में आज अपन स्टडी करेंगे एसिडेंट टेडपोल लार्वा and its significance। एसिडेंट टेडपोल लार्वा एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एसिडेंट टेडपोल लार्वा किसका है। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे ये हड़माने जो है, ये हड़माने एक जलीय जंतु हैं और ये सेसेल अवस्था के अंदर यानी कि स्थिर अवस्था में पाया जाता है। और उसी हड़मानिया का ये जो लार्वा होता है एसिडेंट टेडपोल लार्वा। ये जो एसिडेंट टेडपोल लार्वा है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विशेष कोर हड़माने के लिए, क्योंकि ये एसिडेंट टेडपोल लार्वा के कारण ही ये जो हड़माने है इसको कोऑर्डिनेटर के अंदर सम्मिलित किया गया है। वरना इसको पहले इसको नॉन कोऑर्डिनेटर के अंदर माना गया था या नॉन कोऑर्डिनेटर के अंदर इस हड़माने को सम्मिलित किया गया था। तो पहले तो अपन ये देखते हैं कि जो हड़माने हैं इसमें निषेचन किस तरह का होता है, डेवलपमेंट किस तरह से होता है और मेटामॉर्फोसिस कितने प्रकार की होती है। ये थोड़ा जनरल अपना इंट्रोडक्शन करने के पश्चात फिर अपन देखेंगे इसका क्या महत्व है लार्वा का। हड़माने जो है ये एक बाइसेक्सुअल जंतु है यानी कि द्विलिंगी जंतु होते हैं। तो ऐसे जंतु जिसके अंदर जो दोनों सेक्स पाए जाते हैं यानी कि मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन पाए जाते हैं, उस तरह के जो जंतु हैं वो बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी जंतु कहलाते हैं। तो हड़माने जो है इसके अंदर है 2 गोनेट पाए जाते हैं और प्रत्येक गोनेट के अंदर है टेस्टिस ओवरी दोनों ही पाई जाती हैं। अब टेस्टिस और ओवरी दोनों पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो निषेचन जो है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है यानी कि पर निषेचन पाया जाता है। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन या पर निषेचन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन या स्व निषेचन ये क्या होता है, उससे पहले अपन को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि भाई निषेचन किसे कहते हैं। हालांकि छोटी सी ये टर्म है, निषेचन का मतलब ये होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब ये होता है कि जब मेल और फीमेल गैमेट है आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो एक रचना बनती है जिसको अपन जाइगोट कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसको अपन निषेचन कहते हैं, या सिंपल भाषा में कहते हैं मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन होने की क्रिया को निषेचन कहते हैं और निषेचन फलस्वरूप वो जाइगोट बनता है। तो हड़माने कहता है जब दोनों लिंक प्रेजेंट है तो इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होता है। मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब ये हुआ कि यदि मान लीजिए एक जंतु के जो स्पर्म है उसी जंतु के ओवा को अगर फर्टिलाइज कर देते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यदि मान लीजिए एक जंतु के स्पर्म है उसी जंतु के ओवा को फर्टिलाइज नहीं करके किसी दूसरे जंतु के ओवा को फर्टिलाइज करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो हड़माने जो है इसके अंदर क्या होता है कि प्रोटोगाइनस कंडीशन पाई जाती है। प्रोटोगाइनस प्रोटोगाइनस क्या होता है, इसके साथ साथ अपन प्रोटेंडर्स कंडीशन भी समझ लेंगे। प्रोटेंडर्स कंडीशन क्या होती है, तो दो निषेचन दो टर्म काम आती है, तो प्रोटोगाइनस एक प्रोटेंडर्स। गाइनस का मतलब तो हो गया गाइनोसियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए काम लिया जाता है यानी कि ओवा के लिए काम लिया जाता है। एंड्रस का मतलब होता है एंड्रोसियम यानी कि ये मेल रिप्रोडक्टिव या मेल जो ऑर्गन के लिए या मेल जो रचना है उसके लिए प्रोटेंडर्स कंडीशन काम ली जाती है। प्रोटोगाइनस का मतलब ये होता है कि यदि मान लीजिए एक जंतु है, ठीक है ना, उसके अंदर जो मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो हैं, लेकिन जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये पहले मेच्योर हो जाता है और जो ओवा है वो ओवा पहले ही जल में आ जाते हैं। तो अगर मान लीजिए ओवरी पहले विकसित होकर ओवा का डिस्चार्ज कर देती हैं तो उसको कहते हैं प्रोटोगाइनस कंडीशन कहा जाता है। कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
पहले मैच्योर हो जाते हैं और जो स्पर्म है वो त्याग देते हैं, तो इसको प्रोटेंडर्स कंडीशन कहते हैं। अब सेल्फ फर्टाइल इसलिए संभव नहीं है कि जब ये पहले मैच्योर हो जाती है, ये ओवा को डिस्चार्ज कर देती है और उसके बाद मेल रिप्रोडक्शन विकसित होते हैं और फिर ये स्पर्म का डिस्चार्ज करते हैं। तो जब स्पर्म डिस्चार्ज होते हैं जब तक ये ओवा नष्ट हो जाते हैं। तो एक जंतु तो ये हुआ और दूसरे जंतु मान लीजिए ये है, ठीक है ना। तो प्रोटेंडर्स में क्या हुआ कि मेल रिप्रोडक्टर पहले मैच्योर हो गए, स्पर्म छोड़ दिए गए, बाहर आ गए, लेकिन इसको ये फीमेल रिप्रोडक्टर उस जंतु फीमेल रिप्रोडक्टर है वो बाद में विकसित होते हैं और इसमें ओवा बाद में डिस्चार्ज होते हैं, क्योंकि स्पर्म पहले से हो गए तो किसी दूसरे जो जंतु है उसी ओवा को ये फर्टिलाइज कर पाएगा। तो इसलिए मतलब अपन सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि जब एक ही जंतु के अंदर है दोनों लिंग पाए जाते हैं, दोनों सेक्स पाए जाते हैं, लेकिन दोनों सेक्स के जो मैच्योर होने का जो पीरियड है, टाइमिंग है, वो अलग अलग होता है। इसलिए इसे या तो पहले ओवा डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे या पहले स्पर्म डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे और दोनों एक ही जंतु के जो दो स्पर्म ओवा का फ्यूजन नहीं हो पाता इसके अंदर, इसलिए इसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। यदि मान लीजिए ओवा पहले मैच्योर हो जाते हैं तो इसको प्रोटोगाइनस कंडीशन कहते हैं। यदि स्पर्म है वो पहले मैच्योर हो जाएगी, मेल रिप्रोडक्टर पहले मैच्योर हो जाते हैं तो इसको प्रोटेंडर्स कंडीशन कहा जाता है। तो ये जो हर्डमान है इसके अंदर ये प्रोटेंडर्स कंडीशन नहीं पाई जाकर प्रोटोगाइनस कंडीशन पाई जाती है, यानी कि जो है ओवा है पहले डिस्चार्ज हो जाता है और ठीक उसी समय किसी दूसरे जो हर्डमानी है उसके जो स्पर्म डिस्चार्ज जल में आते हैं और जल में आने के बाद में ओवा को फर्टिलाइज कर देते हैं और दोनों का फ्यूजन हो जाता है और जाइगोट रचना बन जाती है और जाइगोट का फिर आगे धीरे धीरे परिवर्तन होता है और परिवर्तन होने के बाद में एक लार्वा अवस्था बनती है और उस लार्वा को अपन एसिडियन टेडपोल लार्वा के नाम से जाना जाता है। और फिर जैसे टेडपोल लार्वा बन जाता है और उसके अंदर फिर मेटामॉर्फोसिस की क्रिया शुरू हो जाती है। तो अब मेटामॉर्फोसिस क्या होती है ये पहले जानकारी होनी चाहिए कि मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण क्या होता है। मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है, मैंने बताया था कि जैसे लार्वा अवस्था बन गई, अब लार्वा से वयस्क बनेंगे, तो जब लार्वा से वयस्क बनने के बीच में उसमें जो जो चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उसी को अपन कायांतरण कहते हैं। तो कोई भी जंतु हो उस जंतु में लार्वा अवस्था है और वो लार्वा है जब एडल्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, तो इसके बीच के अंदर है जो परिवर्तन होंगे, जो चेंजेस आएंगे शरीर के अंदर, उसी को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और जो मेटामॉर्फोसिस है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और दूसरी होती है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इसलिए अपन जो टेडपोल लार्वा, एसिडियन टेडपोल लार्वा, ये जो हर्डमाने के जो लार्वा है, इसको थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण मानते हैं कि ये जो इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है वो इसके अंदर रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, जो सामान्यतः जंतुओं में नहीं पाई जाती हैं। सामान्य जो जंतु के अंदर वो पाई जाती है उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि जो लार्वा है वो एडल्ट में परिवर्तन होता है, लेकिन प्रोग्रेसिव के अंदर लार्वा जो है धीरे धीरे विकसित होता हुआ एडल्ट में परिणत होता है, ठीक है। हालांकि इसमें भी जो लार्वा है एडल्ट में परिणत होता है, लेकिन प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि इसमें जो लार्वा है प्रोग्रेस करते करते एडल्ट में कन्वर्ट होगा, यानी कि इसमें जो प्रोग्रेसिव में जो लार्वा है वो तो होता है इनएक्टिव, लेकिन जब ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो एडल्ट है वो सक्रिय हो जाता है। ये यूं कहते हैं जैसे मान लीजिए लार्वा है अल्प विकसित होता है, एक स्थिर जंतु होता है, और जैसे ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो ये एक तरह से सक्रिय प्राणी के रूप में अपना जीवन प्रारंभ कर देता है। तो इसको अपन के प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जैसे मान लीजिए मेंढक है, मक्खी है, मच्छर है, जितने भी जो जीव जंतु हैं उनके अंदर ये प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस सामान्य पाई जाती है। लेकिन एक अपवाद है एसिडियन टेडपोल लार्वा है, इसके अंदर रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। तो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मैंने बताया था कि चेंज वही है कि लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होगा, लेकिन इसका उल्टा होता है कि इसमें तो लार्वा तो होता है इनएक्टिव, लेकिन एडल्ट है वो सक्रिय एक्टिव हो जाता है।
लेकिन रिट्रोग्रेसिव के अंदर ये एसिडेंटेट को लार्वा क्या करता है, इसमें जो लार्वा होता है सक्रिय, और जैसे ही एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो ये निष्क्रिय हो जाता है। यानी कि इसका जो लार्वा है वो जल के अंदर स्वतंत्र रूप से तैरता है। इसमें ऐसे कई जो ऑर्गन पाए जाते हैं जो लार्वल जीवन के लिए उपयुक्त होते हैं, और जैसे ही एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो वो किसी तले में जाकर, किसी चट्टान में जाकर अटैच हो जाएगा और स्थिर प्राणी की तरह जीवन यापन करेगा। उसको अपन क्या कहते हैं, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस होने के पश्चात फिर ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है। अब अपन इसको थोड़ा कर लेते हैं कि इसमें लार्वा तो बन गया, परिवर्तन हो गया, इसका जो सिग्निफिकेंस, ये इसका महत्व क्या है। तो ये जो लार्वा का पहला जो महत्व है वो है टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस। टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है, टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और दूसरी होती है फाइलोजेनेटिक इंपॉर्टेंस या फाइलोजेनेटिक महत्व या जातिवर्ती महत्व कहते हैं इसको। और तीसरा इसका महत्व है डिस्पर्सल, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं परिकिरण। तो इस लार्वा के तीन महत्व, एक तो टैक्सोनॉमिक वर्गीय महत्व, दूसरा है फाइलोजेनेटिक इंपॉर्टेंस यानी कि जातिवर्तीय महत्व, तीसरा डिस्पर्सल या इसको हिंदी में कहते हैं परिकिरण। तो पहला पढ़ेगा टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो हर्डमाने हैं, इस हर्डमाने के अंदर है एडल्ट के अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। तो अपन को पता है कि जिन जंतुओं के अंदर नोटोकॉर्ड या नर्व कॉर्ड है यानी कि रीढ़ की हड्डी है नहीं पाई जाती है तो उसको अपन नॉन कोऑर्डिनेटर में शामिल करते हैं। तो पहले क्या था कि जो हर्डमाने है इसमें जो एडल्ट की स्टडी की थी तो उसमें क्या है कि नोटोकॉर्ड नहीं थी, तो नोटोकॉर्ड नहीं थी तो इसको पहले नॉन कोऑर्डिनेटर में माना गया था। लेकिन जब इसकी ये पूरा डेवलपमेंट की स्टडी की गई, इसकी जो लार्वा अवस्था की स्टडी की गई, तो उसके बाद देखा गया कि इसकी जो लार्वा अवस्था के अंदर है और इसकी जो पूंछ के अंदर, लार्वा के पूंछ के अंदर एक नोटोकॉर्ड पाई जाती है। इसीलिए अपन इसको जो एक सब फैला आपको पता है, जब वर्गीकरण किया था मैंने इसको बताया था आपको कि इसको यूरोकोर्डेटा में सम्मिलित किया गया है। यूरोकोर्डेटा मतलब यूरो का मतलब होता है टेल और कोर्डेटा का होता है नोटोकॉर्ड पाई जाना। तो हर्डमाने हैं इसकी लार्वा अवस्था के अंदर है, पूंछ के अंदर है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है और इसलिए पर यूरोकोर्डेटा कहते हैं। और एडल्ट के अंदर नोटोकॉर्ड धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। जब तक अपन इसको कहते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रिट्रोग्रेसिव मेटा ये होगा इसके अंदर जो लार्वा है इसके अंदर तो नोटोकॉर्ड पाई जाती है और ये एक्टिव भी है, और जैसे एडल्ट में कर्ण होगा तो नोटोकॉर्ड लुप्त हो जाती है और ये इनएक्टिव हो जाता है यानी कि सेसाइल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो इसको अपन रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो इसकी जो लार्वा अवस्था के अंदर नोटोकॉर्ड पाए जाने के कारण ही इसको कोर्डेटा के अंदर स्थान दिया गया है। तो इसका एक वर्गीकरण महत्व हो गया कि ये नॉन कोर्डेटा से कोर्डेटा में इसको सम्मिलित किसलिए किया गया, इस लार्वा के अंदर इसके पूंछ में नोटोकॉर्ड पाए जाने के कारण। दूसरा इसका महत्व है फाइलोजेनेटिक इंपॉर्टेंस या वर्गीय महत्व। हर्डमाने जो है इसका जो फाइलोजेनेटिक महत्व ये है कि जो पुनरावर्तन जो सिद्धांत है उसके आधार पर जो ये जो हर्डमाने है इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो भी करेक्टर्स हैं उस करेक्टर के आधार पर इसको जैसे नॉन कोऑर्डिनेटर के अंदर अपन सम्मिलित पहले इसको किया गया था। लेकिन जब इस लार्वा को नोटोकॉर्ड पाए जाने के कारण अपन इस लार्वा को इस कोऑर्डिनेटर का पूर्वज माना जाता है। ठीक है, पूर्वज का मतलब ये हुआ कि अपन ये कह सकते हैं कि इसका जो लार्वा है इस लार्वा के अंदर इसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। तो इस एसिडेंटेट को लार्वा या हर्डमाने हैं इसका जो इसकी जो पूर्वज थे वो पूर्वज है एक्चुअली इसके नॉन कोऑर्डिनेट यानी कि नॉन कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेटर के अंदर इसके जो पूर्वज थे यानी कि इसको कोऑर्डिनेटर के अंदर अपन इसको सम्मिलित करते हैं। तीसरा जो है डिस्पर्सन।
डिस्पर्सल को अपन हिंदी में कहते हैं परकीड़न। परकीड़न का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने प्लांट के अंदर, पौधों के अंदर पढ़ा हुआ है कि जैसे मान लीजिए जो फ्रूट्स के जो सीड होते हैं, वो सीड है जब एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर जाकर पनपते हैं या अंकुरित हो जाते हैं तो इसको अपन डिस्पर्सल कहते हैं, परकीड़न कहते हैं। तो आपको पता है कि भाई जैसे हड़मानी है एक सेसाइल जंतु है या स्थिर प्राणी है और ये मूवमेंट नहीं कर सकता है, तो लेकिन इसका जो लार्वा है वो गतिशील होने से इसमें जो डिस्पर्सल है या परकीड़न आसानी से हो सकता है कि जैसे लार्वा में जो ओवा या डिस्चार्ज किए गए हैं उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर लार्वा बनता है, तो लार्वा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकता है। तो ये इसका लार्वा का एक महत्व हो गया, कोई एक स्थान से दूसरे में जा सकता है, लेकिन इसका जो एडल्ट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है।